हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप बोलेंगे मस्त बढ़िया एकदम से मैम। तो बस वही करना है, वही रहना है और अच्छे से रह के अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा दिमाग अच्छे से काम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है 09, जिसका चैप्टर चल रहा है हमारा एवोल्यूशन। और उसमें आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्लास में नहीं है जल्दी से आ जाओ क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और वो है तुलनात्मक शारीरिकी व आकारिकी के प्रमाण, जिसे हम कहते हैं द एविडेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। अब क्या है इसमें, तो ये कहानी है हमारे शरीर की, यानी कि ऐसे जीवों की, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एवोल्यूशन में हमें ये पढ़ना है कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास है। तो अभी हम एविडेंस ही पढ़ते जा रहे हैं एक एक करते, लेकिन बात यह है कि अब हम जो एविडेंस पढ़ने वाले हैं वो हमें दिखाई भी देते हैं बाहर से, और सबसे बोलते हैं कि प्रूफ जो हमारे पास है वो यही है कि हम जो ये कह रहे हैं कि भाई पहले ये आया होगा उसके बाद ये आया होगा, या हम जो मानव बने हैं वो पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा यहीं से विकसित हो के आए हैं और जैव विकास हुआ है, यानी कि एवोल्यूशन हुआ है, इसका क्या प्रमाण है। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं और उस बच्चे को देख के आप ये पहचान लेते हैं, जिसको आपने बहुत सालों बाद देखा है, और आप उस बच्चे को देखकर पहचान लेते हैं कि क्या आप जो है वो गिरधारी लाल के परपोते हैं या गिरधारी लाल के वंशज है। तो आपको कैसे पता चला कि वो गिरधारी, कि उसका जो कुछ फेस है वो वैसा मिल रहा होगा, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो वैसा मिल रहा होगा। तो ये हमने बाहर से देखकर पता कर लिया। फिर आप उसका डीएनए टेस्ट करवाएं और डीएनए टेस्ट से पता चले कि हाँ इसके मैक्सिमम डीएनए जो है वो गिरधारी लाल जी के से मिलते हैं। तो ये दोनों चीजें, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी आपको देखने पर अगर ये प्रमाण मिल जाए कि इसकी कुछ कुछ संरचनाएं हैं, कुछ कुछ चीजें हैं वो गिरधारी लाल से मिलती है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये गिरधारी लाल का वंशज है, क्योंकि गिरधारी लाल के काफी कैरेक्टर इसमें दिख रहे हैं। बस सेम कहानी है, पर हम ये कहानी को तुलनात्मक मतलब कंपेयर करते जाएंगे उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब शारीरिकी और उनकी एनाटॉमी यानी कि उनके फंक्शन से। एनाटॉमी किसे कहते हैं, क्लास 11th में अगर आपने मुझसे तो नहीं पढ़ा है ऑब्वियसली, जो पढ़ रहे हैं 11th वाले उनको मैंने समझाया है, 2-3 बार समझा दिया है कि देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी होती है बाहरी आकारिकी से देखकर किसी को पहचानना या तुलना करना, और एनाटॉमी होती है जिसमें हम अंदरूनी संरचनाओं को देखते हैं, मतलब उनका डिसेक्शन करके, उनका एक्सरे करके फिर उनकी जानकारी लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि बाहर से आपको दिख रहा है कि ये हेड है, लेकिन अंदर जब हमने इसका एक्सरे निकाला तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ कोशिकाएं भी है, कुछ हड्डियां भी है जिसे स्कल कहते हैं। तो ये होती है एनाटॉमी। तो हम बाहर से भी और अंदर से भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ है जो ये सिद्ध करते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। और ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड के नजरिए से तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन नीट के कॉन्सेप्ट से भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस पे शॉर्ट पूरा डिटेल नहीं देके शॉर्ट पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आता जरूर है क्वेश्चन। इस पे क्या है, तुलनात्मक शारीरिकी व आकारिकी के प्रमाण, जिसे हम कह सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंग्लिश में बोला भी था, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टार मार्क लगा दो, बोर्ड के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है ये, और मैंने फिर से कहा नीट के नजरिए से भी। क्या है, समजात अंग, सबसे पहला एविडेंस। अब क्या है ये समजात अंग, जिनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमो का मतलब समान, लोगस का मतलब उत्पत्ति। ठीक है, और ऑर्गन मीन्स अंग। अब हिंदी वाले याद करना चाहते हैं तो हिंदी के हिसाब से याद कर लो। देखो हम जब हिंदी पढ़ा करते थे तो मैंने होमोलोगस से याद किया हुआ था। होमोलोगस, लोगस का मतलब उत्पत्ति, यानी कि जिनकी उत्पत्ति समान है। बस डेफिनेशन खत्म। यही उत्पत्ति वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्लिक आ जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी बता देती हूँ। देखो मैंने हिंदी में भी ऐसे याद रखा है, समजात। जात मतलब जिसकी जात एक जैसी हो। हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये तो इसकी तो जाति ऐसी है ना, हालांकि ये गलत है, मैं टोटली इसको एग्री नहीं करती, लेकिन जस्ट हम
कई आपने सुना हो कि इसकी तो जाति ऐसी है ना। तो जात मतलब कि उसकी उत्पत्ति ऐसी है, मतलब जहां से वो आया है वो वैसा ही है ना। तो इसका मतलब उत्पत्ति से कुछ लेना देना है। और सम का मतलब समान, ठीक है। तो समान उत्पत्ति, यहां से भी क्लियर हो गया, समान उत्पत्ति। अब डेफिनेशन कैसे देनी है, ऐसे अंग, अंगों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली अंग तो आना ही है, अंग जो कार्य अलग अलग करते हो, मतलब जिनका सेपरेट सेपरेट काम हो, परंतु उनकी उत्पत्ति व संरचना, चाहे वो संरचना बाहरी रूप से हो या आंतरिक रूप से हो, संरचना समान हो, समजात अंग कहलाते हैं। ये डेफिनेशन को लॉक कर लीजिए, क्योंकि कई बार 1 मार्क्स में अंतर पूछा हुआ है समजात और समवर्ती अंगों में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ऐसे अंग जो कार्य अलग अलग करते हो लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो, यानी कि जहां से वो बने हैं या तो वो सेम हो, या उनके अंदर का जब हम स्ट्रक्चर देखें, जब हम उनकी एनाटॉमी देखें, अभी समझाया है ना एनाटॉमी क्या होती है, आंतरिक संरचना देखे तो हमें पता चल जाए कि ये दोनों अंदर से तो सेम है, यानी कि ये बाहर एक मुखौटा पहनकर हमें धोखा दे रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जबकि इनकी उत्पत्ति और संरचना समान है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता, डॉल्फिन, मनुष्य जैसे स्तनधारी, मनुष्य स्तनधारी है, मैमल है, ये हमें पता है, के अग्रपाद, फोरलिम्स। मैंने पहले भी ये बात कही है और 11th वालों को तो मैं खैर अभी से ही भरती जा रही हूँ अंदर, आपको भी समझा देती हूँ कि विज्ञान में कोई हाथ या पैर जैसी चीज नहीं होती है। अगर आपने 11th में मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो हम क्लासिफाई करते हैं, कॉर्डेटा जब क्लासिफाई करते हैं तो हम 2 उसमें बांटते हैं, एक तो पिसीज बांटते हैं और एक टेट्रापोडा बांटते हैं, यानी कि चतुष्पाद। और चतुष्पाद का मतलब ये नहीं कि 2 हाथ और 2 पैर हैं। विज्ञान में आगे वाले जो स्ट्रक्चर है, अब चाहे वो आपके लिए हाथ हो, किसी के लिए पंख भी हो सकते हैं, वो 4 लिम्स कहलाते हैं। और पीछे जो आपके फिलहाल पैर है वो हिंड लिम्स कहलाते हैं, यानी पश्चपाद कहलाते हैं। अग्रपाद, पश्चपाद, सिर के जो पास है वो अग्रपाद और पीछे जो है वो पश्चपाद कहलाते हैं। इसीलिए हमारे में हम इसको लोकल लैंग्वेज में हाथ कह देते हैं, बट साइंस की लैंग्वेज में ये क्या है, 4 लिम्स है, अग्रपाद है, ठीक है। अब वो अग्रपाद आपके लिए खाने पीने के काम आ रहे हैं, पक्षियों में वो अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए इसलिए उड़ने के काम आ रहे हैं, ठीक है सब वो अग्रपाद। तो ये कह रहा है कि अगर हम व्हेल के, जो कि मैंने पहले भी बताया है, हाँ खैर मैं भूल जाती हूँ कि आप मुझसे 11th नहीं पढ़े हुए हैं, है ना, मैं ऐसा लगता है कि आपको 11th पढ़ाई हुई है। तो क्या है कि व्हेल जो है वो मैमेलिया में आती है, ये तो आपको पता होगा अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है मैमेलिया का क्लास 11th में। डॉल्फिन भी मैमेलिया में आती है ना, स्पेशली मैंने 11th वालों को ये डॉल्फिन बताई थी, ठीक है। और मनुष्य भी मैमेलिया में आते हैं और चीता भी मैमेलिया में आता है। अब यही प्रश्न जो हम 11th में सोचते हैं कि इनको मैमेलिया में क्यों रखा, सिर्फ इसीलिए, क्या इनमें मेमोरी ग्लैंड होती है, नहीं, और भी बहुत सी समानताएं हैं और उसमें से एक समानता ये एनाटॉमी वाली है। क्या कि जब हम व्हेल जो कि समुद्र में तैरती है उसके पास क्या है, पंख है, फिन्स है, पंख तो नहीं कह सकते, फिन्स कहते हैं उनको। चमगादड़ के पास क्या है, पंख है, चमगादड़ भी मैमेलिया है, ठीक है। चीता दौड़ता है अपने पैरों से। मनुष्य 2 फोरलिम से क्या करता है, खाना खाता है, 4 लिम्ब की अगर हम बात करें। और बाकी स्तनधारी जो भी है ना, बहुत सारे हैं वैसे। तो जब हमने देखा तो देखा कि इनके काम तो अलग अलग है। चमगादड़ तो 4 लिम्ब से उड़ रहा है, चीता तो 4 लिम्ब से दौड़ रहा है, मनुष्य तो 4 लिम्ब से यानी अग्रपाद से हाथों का काम ले रहा है। तो सबके काम कैसे हैं, अलग अलग। लेकिन जब हमने इनका एक्सरे निकाला, यानी कि जब हमने इनको अंदर से देखा तो हमने ये पाया कि ये सभी एक जैसे हैं। कैसे, मैं आपको भी फोटो भी बताऊंगी, पहले एक बार ड्रॉ करके बता देते हैं। देखो, जब हम हमारे हाथों की संरचना पढ़ते हैं, आपने अभी तक मनुष्य के ही बोन्स पढ़ी है इसलिए वहीं से शुरू कर रही हूं मैं, कि जब हम हमारे 4 लिम्स की हड्डियां देखते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होती है भाई, सबसे पहले हमारी होती है ह्यूमरस,
ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो हड्डी है, हालांकि ये भी है, पेल्विक गर्डल भी है, उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ह्यूमरस की। ठीक है, ठीक है, हिंदी में तो उसको अग्रबाजू कहते हैं, पर आप हिंदी में ना जाएं, हड्डियों में इंग्लिश ही याद रखें। मैं आपको सजेशन दूंगी कि हड्डियों के लिए स्पेशली हिंदी को थोड़ा सा भूल जाए, ह्यूमरस ही याद रखें और हिंदी में भी इसे ह्यूमरस ही लिखें। कृपया कर दें, मुझ पे बहुत दिक्कत आने वाली है आगे, ठीक है, अगर नहीं इस सजेशन को माना तो। ह्यूमरस होती है, उसके बाद हमारी यहाँ से हड्डी जो है वो 2 हड्डियां होती हैं इस वाले पोर्शन में, और वो होती है रेडियस अल्ना। तो मैं यहां बना देती हूं ये रेडियस और ये अल्ना। अब आपको पता है कि रेडियस जो है वो 4 फिंगर वाली, ये नीचे वाली जो होती है वो रेडियस होती है ना, फिंगर, छोटी फिंगर वाली, और ऊपर वाली जो होती है वो अल्ना होती है। लेकिन हम यहाँ पे अभी कुछ काम उसको ले नहीं रहे, मैं एक को रेडियस दे देती हूं और दूसरी को अल्ना दे देती हूं। इतनी बात समझ में आ गई है। उसके बाद क्या होते हैं, ये हथेली। हथेली में कौन सी बोन्स होती है, हथेली में होती है टार्सल्स बोन। तो यहाँ पे ये टार्सल्स बोन होती है छोटी छोटी, जिसको मणिका अस्थि या भी कहते हैं हिंदी में, है ना, टार्सल्स। सॉरी, हाथ की अगर हम बात करें 4 लिम्स की तो कार्पल्स कहते हैं उसको, कार्पल्स। पैर वाली को टार्सल्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर हथेली के बाद ये वाली, ये कलाई, सॉरी हथेली बोल दिया था मैंने, कलाई। उसके बाद अगर हम ये पंजे की बात करें तो इसमें जो बोन्स आती हैं उसको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। अब मैं पूरी नहीं बना रही, ये क्या है, मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के बाद हमारी उंगलियां आ जाती हैं, जिसमें कुछ ऐसी लंबी लंबी अस्थियां होती हैं, ठीक है। पांच होती है, 5 बना देती हूँ। इनको क्या बोलते हैं, फेलेंजियस। क्या बोलते हैं, उंगलिका अस्थि। हिंदी में उंगलिका अस्थि कहते हैं और इंग्लिश में फेलेंजियस। तो जब हमने हमारी हड्डियों को, वेल की हड्डियों को, चमगादड़ की पंखों की हड्डियों को, और जितने भी हैं यहाँ पे चीता, डॉल्फिन, इन सब की हड्डियों का एक्सरे निकाला और देखा, तो हमने कहा भाई उनमें भी यही है, उनमें भी ह्यूमरस है, उनमें भी रेडियस अल्ना है, 2 हड्डियां हैं। फिर छोटी छोटी हड्डियां हैं जिनको हम कलाई अस्थियां कहते हैं, वो भी है। फिर मेटाटार्सल्स, मेटाकार्पल्स भी है और कार्पल्स भी है, और उसके बाद फेलेंजियस भी है, और वो भी 5 पूरी की पूरी, मतलब उनके भी कितनी है, 5 उंगलियां है। बट वो पंखों में छुप जाने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रही है और अलग अलग काम कर रही है। तो इसको अब आप थोड़ा डिटेल में कैसे देखेंगे, तो अस्थियों के प्रकारों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इन सब की अस्थियां जो बोन है वो समान है। विभिन्न पर्यावासों में, पर्यावास का मतलब वही हैबिटेट, अलग अलग आवासों में रहने वाले इन भिन्न प्रकार के जीवों के अग्रपाद अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। फिर अलग क्यों है, जब उत्पत्ति सेम है, संरचना सेम है, तो कार्य अलग क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे रहते हैं। जो हम आपने, अगर आपको ध्यान हो तो अनुकूली विकिरण वाला जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, अडप्टिव रेडिएशन, उसमें हमने बात की थी। जब हमने बात की थी अपसारी की, तो हमने डाइवर्जेंट जो हमने पढ़ा था, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, उसमें हमने यही तो बात की थी समजात अंगों की। मैंने आपसे कहा था कि हम समजात अंग पढ़ेंगे, कि वो सब एक जैसे हैं, लेकिन वो क्योंकि अलग अलग आवासों में रह रहे हैं तो उनमें काफी भिन्नता आ गई है, और इसी को हम डाइवर्जेंट या अनुकूलन विकिरण कह रहे थे। उसी के उदाहरण में मैंने आपको समजात अंग लिखवाया था। ये वही कहानी, वहीं से आए हैं समजात अंग, और इसी के बेस पे हम अनुकूलन विकिरण को देते भी हैं। तो भाई यही, उनके वातावरण अलग है इसीलिए उनके कार्य अलग हो गए, लेकिन उत्पत्ति सेम है। अब इस तरफ फोटोग्राफ को देखो, ये देखो, ये तो है ह्यूमन का, यानी कि मानव का, ये बिल्ली का, ये हॉर्स का, ये बैट का और डॉल्फिन का। चलो हॉर्स वाले में फिर भी थोड़ा सा छोटा है तो आप एक बार इग्नोर कर दो, हमें सारे नहीं बनाने। आप देखो जो अच्छे से आपको दिख रहे हैं, ये 2 देखो और इधर देखो, और कैट का भी दिख ही रहा होगा, इसके भी ह्यूमरस है, सबके ह्यूमरस है। ये देखो कलर इसीलिए दिया है क्योंकि ये एक जैसी बोन है, ठीक है, ये सबके ह्यूमरस है।
फिर सबके रेडियस अल्ना है, ग्रीन वाली जो है वो रेडियस है और थोड़ी सी येलो टाइप है वो अल्ना है, तो ये रेडियस अल्ना, रेडियस इसकी अल्ना थोड़ी सी पीछे छुपी हुई है, येलो दिख रही है, थोड़ी सी रिड्यूस है, ठीक है। इसमें भी ग्रीन और पीछे आपको स्टिक जैसी दिख रही होगी अल्ना, और इसमें तो काफी बड़ी दिख रही है सेम। फिर बात करते हैं हम अगर हम कार्पल्स की, तो कार्पल्स ये रही येलो 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 येलो। फिर बात करते हैं मेटाकार्पल्स की, तो मेटाकार्पल्स भी है यहाँ पे जो पर्पल कलर की आपको दिख रही है, ये पर्पल ये पर्पल ये पर्पल ये पर्पल और ये पर्पल, और उंगलियां तो आपको मस्त दिखेगी इन दोनों में, ठीक है। ये फैलेंजियस यानी कि उंगलियां हमारी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई, हालांकि इसमें 3 है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो वही क्लास 11th में कि हॉर्स जो है वो पेरिसोडैक्टाइलस है, यानी कि इसमें जो उंगलियां हैं वो इवन नंबर्स की होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें इसकी, तो इसमें देखो 1 दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये डॉल्फिन की है। तो देखो बैट और डॉल्फिन पंख है उनके, लेकिन उनके अंदर की हड्डियां हमारे जैसी ही हैं, यहाँ तक कि घोड़े की, कैट की, इसीलिए ये सब तीनों क्या माने जाते हैं कि ये सब मैमेलिया में है। एक तो ये चीज़ हमें पता चली हुई है, पहले से ज्ञानी बन चुके हैं हम 11th से ही, कि हमें पता है कि ये कैसे हैं, स्तनधारी है, इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है, प्लस इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। और इससे ये बात प्रूफ होती है कि ये एक पूर्वज से आए हैं, जैसे कि मैंने आपको गिरधारी वाला बताया कि भाई जब इनके लक्षण समान है अंदर वाले, इसका मतलब ये किसी न किसी एक पूर्वज से आए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको लिखनी है, जो वहां पे हमने समजात अंग लिख दिया था, यहाँ पे आप ये लाइन चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि समजात अंग जो है वो अपसारी विकिरण, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, है ना, अपसारी विकिरण को भी प्रदर्शित करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि एक ही जगह पे एक जैसे एनिमल जब अलग अलग जगह पे रहते हैं तो उनमें भिन्नताएं दिखाई देती है, जैसे कि इनमें दिखाई दे रही है, जबकि ये है एक ही पूर्वज से और एक ही ग्रुप के, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, लिखा हुआ नहीं है, अपसारी विकिरण को प्रदर्शित करते हैं समझाता को, वहां पे हम ले चुके हैं इस बात को, ठीक है, वहां पे हमने लिख दिया था समझाता। अब बात करें अगर हम नेक्स्ट की, जो कि हमारा पौधों से है, कि बात हमने समझात अंग में सिर्फ एनिमल की नहीं करनी है, प्लांट का भी एक उदाहरण दे देते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, तो आपको देना है, दोनों के एग्जाम्पल दिए उन्होंने, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वही आपको ये याद नहीं हो तो आप कोई दूसरा याद कर लो। जैसे मैंने जब डायग्राम दिखाया तो कैट वगैरह का दिखाया, एग्जाम्पल में चीता, वेल, डॉल्फिन सबको ले लिया था, ठीक है। पादपों में बोगेनविलिया के कांटे तथा कुकुरबिटा के प्रतान समजात अंगों का उदाहरण है। अब इसके लिए भी थोड़ी सी 11th पता होनी चाहिए, है ना। अगर 11th में आपने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि तना जो होता है उसमें ये तना है और यहां से पर्व संधि से क्या निकलती है, पत्ती निकलती है। पत्ती और तने यानी कि स्टेम और लीफ के बीच में एक बड लाइक संरचना निकलती है, जिसे हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ये क्या है, ये कक्षस्थ कलिका है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। और ये भी पढ़ा है कि अगर ये टॉप पे होती है तो उसको अंतस्थ कलिका कहते हैं, यानी टर्मिनल बड कहते हैं, अभी चल भी रहा है 11th में ये चैप्टर। तो जब हमने बोगेनविलिया यानी कि एक प्लांट है बोगेनविलिया, उसके कांटे देखे और कुकुरबिटा के प्रतान, टेंड्रिल्स जिसे कहते हैं, क्या होते हैं टेंड्रिल्स, दोनों चीजें बता रही हूँ, कांटे क्या होते हैं और टेंड्रिल्स क्या होते हैं। बोगेनविलिया को जब हमने देखा तो बोगेनविलिया में हमने पाया कि ये पत्ती और पत्ती के इसी जगह पे जहां पे क्या होती है, कक्षस्थ कलिका होती है, वहां पे कांटे का रूपांतरण मिला हमें। यहाँ पे क्या मिले हमें, कांटे। एक तो जगह भी वही, प्लस जब हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो हमें पता चला कि ये कांटा जो है ये कक्षस्थ कलिका से ही बना है।
ठीक है। कक्षस्थ कलिका जो है वो रूपांतरित होती रहती, कायिक कलिका, अंतस्थ कलिका, ये सब पढ़ा है आपने। तो ये कक्षस्थ कलिका जो है किस में रूपांतरित हो गई है, कांटे में रूपांतरित हो गई है। इसी तरह जब कुकुरबिटा में कौन कौन आते हैं आपके, ये जो कद्दू है, ककड़ियाँ हैं, ये सब कुकुरबिटा के मेंबर्स हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपको ध्यान है तो उनकी बेल होती है, वो ऐसे खड़े नहीं होते, उनमें से ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं निकलती है तने से, ऐसी कॉइलिंग वाली, जो सहारा लेकर बेल को ऊपर चढ़ाती है ना, कुकुरबिटा के मेंबर्स में। तो कुकुरबिटा के मेंबर्स में हमने देखा कि यहीं से वो टेंड्रिल्स निकलते हैं, ऐसी संरचनाएं निकलती हैं जिनको प्रतान कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं। तो जब ये इसका काम अलग है, ये कांटा है भाई, दिखने में भी बाहर से अलग ही दिख रहा है, ये भी दिखने में बाहर से अलग दिख रहा है, काम भी अलग है। ये तो पौधों को सहारा दे रहा है ऊपर चढ़ने में, कांटे क्या कर रहे हैं, एक तो वाष्पोत्सर्जन कम कर रहे हैं, प्लस दुश्मनों से बचाने का काम करते हैं ताकि इनको कोई खा नहीं जाए। तो दोनों के काम अलग अलग है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसी है, समान है, क्योंकि दोनों ही कहां से उत्पन्न हुए हैं, कक्षस्थ कलिका से। इसीलिए ये भी क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है। आपको एनिमल वाला भी देना है, एक प्लांट वाला भी देना है, और डायग्राम जरूर बनाए, है ना। अब आप बोलेंगे मैम आप तो यहाँ पर वो वैसा वाला डायग्राम बना देती है, तो अभी मैंने इसीलिए हड्डियों का यहाँ पे डायग्राम बनाया था, है ना। उसको थोड़ा सा और आप कर ले, क्योंकि बोर्ड पे इतनी फिनिशिंग और टाइम प्लस दोनों के लिए मैं मजबूर रहती हूँ उसके लिए। और ये वाला भी डायग्राम आप बनाएंगे, हालांकि एनसीईआरटी में आपको दे रखा है ये डायग्राम। चलिए अब बात करते हैं हम तुल्य रूप अंगों की। तुल्य रूप अंग यानी कि दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इनको समवर्ती अंग भी कहते हैं और इनको तुल्य रूप अंग भी कहते हैं, और एनालोगस ऑर्गन भी कहते हैं। एना का मतलब क्या हो गया, विषम, मतलब समान नहीं एक तरह से, और लोगस का मीनिंग मैं अभी बता के आई हूं, उत्पत्ति, मतलब इनकी उत्पत्ति समान नहीं है, जस्ट उसका उल्टा, समजात अंगों का जस्ट उल्टा। और हिंदी में भी अगर आप समझना चाहते हैं तो वर्ती का मतलब होता है काम, कार्य, तो इनके कार्य समान नहीं है। उनके कार्य जो थे वो क्या थे, कार्य समान है, उनके कार्य अलग अलग थे, इनके कार्य समान है, सम काम, समवर्ती हैं ये। हिंदी वालों के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, वर्ती का मतलब काम, इंग्लिश वाले इजीली। विषम मतलब इनके उत्पत्ति समान नहीं है, अब उत्पत्ति समान नहीं होगी तो बचा क्या, काम ही तो बचा, तो काम समान होगा। ठीक है, दो ही चीजें लेनी है, काम और उत्पत्ति। एक में उत्पत्ति समान है तो काम समान नहीं है, एक में काम समान है तो उत्पत्ति समान नहीं है, बस एक दूसरे के उल्टे हैं। और तुल्य, इनसे शायद याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन इसको याद कर लो, वैसे तो है ही तुल्य रूप, मतलब रूप में ये कैसे हैं, रूप में ये कैसे हैं, अलग है, उत्पत्ति में अलग है। ठीक है, विषम उत्पत्ति, जस्ट उसके उल्टे। जीवों के ऐसे अंग जो कार्य में समान हो, वो कैसे थे, कार्य में अलग अलग थे, लेकिन रचना में सर्वथा भिन्न होते हैं, तुल्य रूप अंग कहलाते हैं। ठीक है, इनकी कार्य तो समान है लेकिन इनकी रचना कैसी है, भिन्न है। ठीक है, और उस वाली परिभाषा से अगर आप लिखना चाहते हैं सेम, ये जरूरी नहीं है कि आप ये लैंग्वेज लिखो, देखो उसी वाली को आप चेंज करके भी लिख सकते हो, आपको दो बार बार अलग अलग डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे अंग जो कार्य अलग अलग करते हो, तो ये तो समझात हो गया। अब अगर इसको समवर्ती बनाना है तो क्या कर दो, ऐसे अंग जो कार्य समान करते हो तथा उनकी उत्पत्ति व संरचना अलग अलग हो, समवर्ती अंग कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, एक याद करो उसको चेंज कर दो तो थोड़ा सा आपके लिए लोड कम हो जाएगा। चलो, ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, तुल्य रूप अंग या एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं, तथा तुल्य रूप अंगों के पाए जाने की स्थिति तुल्य रूपता कहलाती है, यानी एनालॉजी कहलाती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तुल्य रूपता। उदाहरण देख लेते हैं इनके। पक्षियों तितलियों के पंख समान कार्य करते हैं। ठीक है, पक्षी में भी पंख उड़ने का काम कर रहे हैं, तितली में भी पंख उड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर इसी के साथ आप चमगादड़ जोड़ दो, हालांकि चमगादड़ हमने उनमें उसमें भी यूज किया है, लेकिन जोड़ो अभी आपको पता चलेगा, चमगादड़ भी जोड़ दो तो तीनों में जो है पंख क्या काम कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, सबकी काम क्या है, सेम है। लेकिन जब हमने इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, यानी कि एनाटॉमी देखी हमने, तो हमें पता चला कि इनकी उत्पत्ति और संरचना तो अलग अलग है।
और ये देखो अलग अलग ग्रुप से भी है। पक्षी एविज में आता है, तितली ऑर्थोपोडा का मेंबर है और चमगादड़ मैमेलिया का मेंबर है। और इसीलिए हमने इसमें कौन सा विकिरण हो गया जाएगा, अभिसारी, कन्वर्जेंट टाइप का। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के मेंबर जब किसी एक जगह रहकर समान दिखने लग जाते हैं या समान कार्य करने लग जाते हैं तो उसी को हम कन्वर्जेंट बोल रहे थे, और उसमें हमने समवर्ती का उदाहरण भी लिया था। यही कहानी है, अलग अलग ग्रुप के मेंबर, एविज, ऑर्थोपोडा, मैमेलिया, एक ही वातावरण में रह रहे हैं, यानी कि वही आकाश में उड़ रहे हैं या हवा में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से वो कैसे दिखने लग गए, सेम दिखने लग गए, मतलब उनके फोर लिम्स सेम दिखने लग गए। तो अभिसारी में भी इसको आपको याद रखना है, प्लस ऐसे भी याद करना है कि ये किसका उदाहरण है, अभिसारी विकिरण का या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। ठीक है, और समवर्ती के लिए भी याद करना है, हालांकि वहां पे हमने लाइन लिख दी थी दोनों जगह। अब लेकिन शारीरिक रूप से, यानी कि जब हम इनको देखते हैं अंदर से, तो इनकी संरचनाएं समान नहीं है, या आप लिख सकते हैं कि उनकी उत्पत्ति भी समान नहीं है, और इसीलिए ये अलग अलग ग्रुप्स में है। पक्षी रीढ़धारी जंतु जिसे अग्रपात पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं, जबकि तितलियां अपृष्ठधारी है। अपृष्ठधारी समझ गए, नॉन कॉर्डेट्स। ऑर्थोपोडा किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेटा में आते हैं। क्लासिफिकेशन याद नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो क्लासिफिकेशन फिर से आने वाला है इसी चैप्टर में, शॉर्ट में आएगा लेकिन आएगा। ठीक है, पक्षी रीढ़धारी जंतु है, यानी कि कैसे हैं, कॉर्डेट हैं, एविज में आते हैं, एविज कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं। जो आपके तितलियां हैं वो उनमें भी पंख है, लेकिन वो कौन से की मेंबर है, वो भी नॉन कॉर्डेटा की मेंबर है, ऑर्थोपोडा में आती है। इससे पंख झिल्लीमय होते हैं, इनके अंदर से पंख कैसे हैं, झिल्ली है, इनकी हड्डियां ही नहीं है, जबकि पक्षियों के पंख में हड्डियां हैं और चमगादड़ के पंख में भी हड्डियां हैं। काम तो तीनों सेम कर रहे हैं, लेकिन संरचना तीनों की डिफरेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका वो भी बताऊंगी, और इसके क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए एक दो और एग्जाम्पल आपकी शांति के लिए। हालांकि ये वाला एग्जाम्पल आपको उससे कनेक्ट रहेगा तो जल्दी याद होगा, और भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार जैसे बोर्ड में क्वेश्चन को वही एक उदाहरण को नहीं लेके आपको कोई दूसरा उदाहरण दे दिया कि पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर किसका उदाहरण है। अब उस ऑप्शन में अभिसारी वाले से भी ले सकता है और समवर्ती वाले से भी ले सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखते हैं कि डॉल्फिन देखो अलग, पेंगुइन किसका मेंबर है, एविज का, डॉल्फिन किसकी मेंबर है, मैमेलिया की, ये दोनों है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो समवर्ती होगा, क्योंकि ये अलग अलग मेंबर है लेकिन दोनों के काम सेम है, तैरने वाले। तो ये किसके उदाहरण है, समवर्ती। वर्ती का मतलब काम, जिसका काम समान वो समवर्ती। समजात, जिनकी उत्पत्ति समान वो समजात। याद करना बहुत इजी है, हिंट यहीं पे है। अगर आपको एक उदाहरण किसी एक ग्रुप का दे रखा है, एविस का दे रखा है, एक उदाहरण आपको मैमेलिया का दे रखा है, तो आप समजात थोड़ी बोलोगे, ये तो अलग अलग ग्रुप के मेंबर है। अलग अलग ग्रुप के मेंबर है तो इनकी संरचना भी डिफरेंट है, और जिसमें संरचना अलग होती है वो कौन होते हैं, समवर्ती अंग होते हैं। ठीक है, याद करने में कोई रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर एक ही ग्रुप के मेंबर दे रखे हैं इसका मतलब समजात है, लेकिन अलग अलग ग्रुप के मेंबर दे रखे हैं इसका मतलब वो समवर्ती बता रहा है। और इसके देखो फ्लिपर्स, काम तो एक ही कर रहे हैं। सीधी सी बस एक बात याद रखनी है, काम समान समवर्ती, उत्पत्ति समान या काम अलग समजात। ठीक है, चलिए, एक तो पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों ही अलग अलग मेंबर हैं, लेकिन दोनों के जो फ्लिपर्स हैं वो क्या करते हैं, तैरने का काम करते हैं। शकरकंद और आलू देखने में दोनों समान है। शकरकंद यानी कि जो स्वीट पोटैटो आता है वो पर्पल कलर का, और आलू आपको लगेगा ये दोनों सेम ही तो है, लेकिन शकरकंद तो क्या है, जड़ें हैं। शकरकंद क्या है, वही कह रही हूं, जब तक 11th की एनाटॉमी नहीं पढ़ी होगी ढंग से नहीं समझ में आएगा। जड़ें हैं, और आलू क्या है, तना है। तो भाई ये तना है, ये जड़ है, लेकिन काम दोनों क्या कर रहे हैं, फूड संग्रहण का, स्टार्च को स्टोर करके रख रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, खाद्य संग्रहण का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये समवर्ती अंग है। अब अंग तो इनको नहीं बोल सकते, समवर्ती प्रकार बोल सकते हैं, क्योंकि भाई अंग तो हम जानवरों में ही बोलते हैं, है ना। ठीक है, हालांकि ये भी पौधों के अंग ही है। तो आपको प्लांट के भी एक दो एग्जाम्पल याद रखने हैं और
एनिमल्स के भी। ठीक है, चलो मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, पर जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि भाई अभी चमगादड़ के हमने अंग देखे। पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये चमगादड़ वाला था। चमगादड़ मैमेलिया का है, तो मैमेलिया में तो भाई रेडियस जो ह्यूमरस थी, फिर रेडियस थी, अल्ना थी और 5 उंगलियां थी, एक बाहर निकली हुई ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 1 2 3 4 5 हो गई 5। ये तो चमगादड़ था। जब हमने पक्षी का अंग देखा, यहां पे लिख दूं बैट, जब हमने पक्षी का अंग देखा, पंख देखा, तो पक्षी के पंख में तो कुछ ऐसी बोन्स मिली, एक इधर और यहाँ पे बस ऐसे कुछ ऐसी। ये 5 उंगलियां है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, रेडियस अल्ना है ही नहीं, क्या करें। और अगर आपने वही 11th पढ़ी है तो आपको पता है कि पक्षियों की बोन तो खोखली होती है अंदर से, लेकिन चमगादड़ पक्षी जैसा दिखते हुए भी इसकी बोन खोखली नहीं है, ठोस है। पक्षियों का क्या है अनुकूलन कि उनकी बोन्स कैसी होती है, न्यूमेटिक होती है, खोखली होती है, तभी वो स्काई में अच्छे से उड़ पाते हैं। चमगादड़ की सॉलिड बोन है, ये एविज में इसलिए नहीं है, मैमेलिया में है क्योंकि मैमली ग्लैंड है, बोन ठोस है, संरचना जो है रेडियस अल्ना ये सब मैमेलिया से मिलती है, और बाल है बॉडी पे, इनके तो बाल होते ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम तितली का देखें तो तितली का पंख तो सिर्फ मेम्ब्रेनस है, मतलब उसमें सिर्फ वेन्स है, हड्डियां तो है ही नहीं, लेकिन तीनों काम जो है वो कैसा कर रहे हैं, सेम। इसीलिए कैसे हैं ये, समवर्ती अंग हैं। वर्ती का मतलब काम और जात का मतलब उत्पत्ति, बस ऐसे याद रख लो भाई। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इतने सालों से, और मैं यही ट्रिक बताती हूँ उनको। समवर्ती, समजात। वर्ती का मतलब काम, काम समान है तो समवर्ती, काम समान नहीं है तो भाई दूसरे में डाल दो, समजात में। सीधा सा थ्योरी है। आ जाओ अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये देखो, ये बैट है जो मैंने 5 उंगलियां बनाई, ये भी पंख है बैट का। ये पक्षी का पंख देखो, कुछ नहीं, इसमें यूमरस रेडियस अल्ना है, लेकिन यहाँ क्या मामला गड़बड़ है, ना मेटाकार्पस है, ना कार्पस है, ना फेलेंजियस है। ठीक है, और बटरफ्लाई में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वेन्स होती है, जैसे पत्तियों में होती है ना शिराएं, वैसी ब्लड वेन्स होती है, हड्डियां तो होती ही नहीं है। तो ये आप समझ गए कि ये क्या है, समवर्ती है, काम समान है बस इनका, एनालॉगस। चलिए अब बात करते हैं हम इसी में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंतर्गत वेस्टिजियल ऑर्गन की। और ये भी मैंने कहा ये पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन भर भर के आते हैं इस पे, नीट में भी और बोर्ड में भी, जब किसी को जच जाता है तो। ठीक है, और कोई ऐसा होता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया, इस बार कुछ नया खेल खेलेंगे, बच्चों को घुमाएंगे, तो फिर वही इस बेड़े को पार कर पाएगा जिसने पूरा सब कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अवशेषी अंग क्या है, जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। देखो नाम से ही वेस्टिजियल, हालांकि स्पेलिंग अलग है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं वेस्ट, वेस्ट से वेस्टिजियल याद कर सकते हैं, उस वेस्ट की स्पेलिंग अलग होती है, बट नाम याद करने के लिए। और अवशेषी मतलब बचा हुआ। ठीक है, अवशेषी अंग शारीरिक लक्षण है जो जीवों के एक समूह में पूर्ण विकसित जबकि दूसरे समूह में अल्प विकसित या अकार्यशील होते हैं। अगर है भी तो काम नहीं कर रहे। एक जीव में तो वो अच्छे से विकसित है, किसी दूसरे जीव में वो या तो अल्प विकसित है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में पुच्छ कशेरुका, जिसको कॉर्डल वर्टिब्रा कहते हैं, व्हेल में पाई जाने वाली अवशेषी श्रोणी मेखला बता रही हूं अभी, जिसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, वह पश्चपाल, और मनुष्य में निमेशक पटल यानी कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। सबकी कहानियां करते हैं, और भी उदाहरण दूंगी मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मनुष्य में कोडल वर्टिबल। जब हम हमारी वर्टिबल कॉलम पढ़ते हैं, वही क्लास 11th, मैम क्या आप क्लास 11th, तो बिना क्लास 11th को पढ़े आओगे तो कैसे काम चलेगा। जब हम हमारी वर्टिबल कॉलम पढ़ते हैं तो हम वर्टिबल कॉलम के नीचे एक ऐसी छोटी छोटी बोन्स बनाते हैं, ऐसी पीछे। वर्टिबल कॉलम समझ गए ना, कशेरु की दंड। ठीक है, जब अगर आपने पढ़ी है तो इसमें सेक्यरम होती है, लंबर होती है, और लास्ट वाली जो होती है वो होती है कॉर्डल।
जिसको पुच्छ कशेरुका कहते हैं, ये वाली, ये क्या है, पुच्छ कशेरुका। अब हम ये मानते हैं कि हमारा जो विकास है वो वही एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और उसके बाद मंकी और फिर हुआ है। तो मंकी में भी पूंछ थी, उससे पहले एविज आए तो एविज में भी पूंछ थी, हालांकि वो पंख वाले, लेकिन है तो सही ना, उसमें भी हड्डी है जिसको पाइजोटाइल कहते हैं, है ना। उसके पहले हमने पढ़ा रेप्टाइल्स, उनमें भी पूंछ थी। तो हम में यानी हमारी हड्डियों में ये बची कुची हड्डी होना इस बात का सबूत है कि हम में भी कभी पूंछ रही होगी, ठीक है। और मैं अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगी, वो एक दूसरा टॉपिक है लेकिन मैं आपको समझाऊंगी उसको, कि हम में भी क्या रही होगी, पूछ रही होगी, जिसका अवशेषी अंग हमारे पास अभी भी है। यह अवशेष है, इसका कोई काम नहीं है, कभी पूछ निकलती भी नहीं है इससे, लेकिन इसका होना ये बात बताता है कि हम में कभी पूछ रहा होगी या रही होगी। तो एक तो ये हो गया, तो ये क्या है, अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल एंग, यानी हमारा विकास हुआ है उन्हीं से, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है वेल में पाए जाने वाले पेक्टोरल गर्डल, जिसको हम श्रोणी मेखला कहते हैं हिंदी में, और पश्चपाद। अब वेल में भी समझो इसको, और एक और जानवर है पाइथन, अजगर, दोनों में समझना। एक अजगर, अजगर कैसा होता है भाई, सांप जैसा, ऐसा सीधा सा। लेकिन जब हमने अजगर को खोल कर क्या मतलब देखा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, तो हमने पाया कि उसके आगे की तरफ हमारे जैसे ये पीछे बोन है ना, जिससे हाथ लगे हुए हैं, इसको कौन सी बोन कहते हैं, इसको श्रोणी मेखला कहते हैं, यानी कि पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, जिससे हमारी ह्यूमरस अटैच है। यहाँ पे एक एसिटेबुलम होता है ना, क्लास 11th में पढ़ा है हमने। हिंज, इधर हिंज जॉइंट होता है, इधर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, सब पढ़े हैं। तो ये जो ये वाली दोनों हड्डियां हैं, कैसी होती है, इसका शेप आपको अगर ध्यान हो तो ये कुछ ऐसी ट्राइंगुलर शेप होती है दोनों साइड, है ना, और यहाँ पे जो है वो ह्यूमरस लगी होती है। तो श्रोणी मेखला जो है हमने अजगर के अंदर देखी, मतलब अजगर में हमें श्रोणी मेखला के कुछ पार्ट्स नजर आए, आगे और पीछे। नीचे की तरफ क्या है, हमारे पेल्विक गर्डल है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। श्रोणी का मतलब होता है पेल्विक गर्डल यानी नीचे वाली गर्दन, और ये वाली जो है वो अंश मेखला है ना। बोलने में मुझसे गलती होगी, इसको सुधार लें। फिर से बोल रही हूँ कि ये वाली जो गर्दल है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको अंश मेखला कहते हैं, किसमें, हिंदी में, और इंग्लिश में तो पेक्टोरल गर्डल ही कहते हैं। वो तो इंग्लिश वाला तो मैंने सही बोला था, हिंदी वाला जो है उसमें नीचे वाले को, यानी कि पश्च जो नीचे वाले पैर है, उसको कौन सी बोलते हैं, श्रोणी मेखला यानी कि पेल्विक गर्डल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जब अजगर के आगे यानी सिर के पास वाले में देखा तो हमें क्या मिली, अंश मेखला भी मिली। यहां पे मैं लिख देती हूं, अंश मेखला मतलब पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। और पीछे हमें क्या मिली, पेल्विक बोन भी मिली, यानी कि श्रोणी मेखला भी मिली, जिसको क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल दोनों मिली। तो ये क्या बात सिद्ध करती है भाई, सांपों में तो पैर होते ही नहीं है, हाथ होते ही नहीं है, लेकिन ये बात सिद्ध करती है कि सांपों में कभी पैर रहे होंगे, रेप्टाइल्स में कभी पैर रहे होंगे, क्योंकि वो कहाँ से आए हैं, वो एम्फीबिया से आए हैं। एम्फीबिया कहाँ से आए हैं, मछली से आए हैं। तो उनमें ये बात अजगर की प्रूफ करती है किसको, एवोल्यूशन को, यानी कि विकास को। और अजगर में ये अंग कैसे हैं, अवशेषी है, क्योंकि अब इनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। एक ये वेल में भी ऐसा ही है, वेल में भी हम मैमेलिया में रखते हैं, अभी मैंने बताया वेल को, क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड होती है। साथ में उसमें भी क्या है, जो है ये वाली, उसमें अंश मेखला नहीं है, पेक्टोरल गर्डल नहीं है, लेकिन उसमें श्रोणी मेखला और पश्चपाद है, मतलब उसमें ये पीछे वाली बोन है, पेल्विक गर्डल जिसको हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पे उपस्थित है। तो ये भी इस बात का संकेत देती है कि ये भी कहीं हमसे ही आई होगी, इसमें भी कभी पैर रहे होंगे, जो कि अब नहीं है, अब सिर्फ क्या है, सिर्फ पंख है, जो फिन्स है। मनुष्य में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि निमेशक पटल, अगर आप अपनी आंख को देखेंगे
तो आंख के कॉर्नर पे, हालांकि मैंने चश्मा पहन रखा है और आपको वीडियो में दिखेगा भी नहीं, तो अपनी आंख को ये देखें, सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको रेड कलर की एक संरचना दिखाई देती है हमेशा। ये क्या है? ये है निमेशक पटल। जिसको क्या कहते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निमेशक पटल, जिसको क्या कहते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी क्या है? अवशेषी अंग है। अब आप बोलेंगे किसका अवशेषी अंग है? ये अंग है हमारे एम्फीबिया और मछलियों से आया हुआ। कि मछलियां जब, हालांकि मछलियां तो पानी में ही रहती है, अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो उसमें आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि मेंढक जब धरती पर आते हैं, मतलब लैंड पर होते हैं, तो उनकी आंखों में पानी तो जाता नहीं है, हवा आती है, तो उनकी आंखों के साइड में ऐसी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जब वो लैंड पे रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जैसे ही पानी में जाते हैं, अभी आप पानी में जाओ और अपनी आंखें खोलो तो आपकी आंखों में पानी जाएगा और आपकी आंखें जलने लग जाएगी, आप तुरंत आंखें बंद कर दोगे। ऐसा मेंढकों के साथ भी होता है, वो भी तो जानवर है, उनकी आंखें भी सॉफ्ट हैं। तो वो क्या करते हैं, जब जल में जाते हैं तो अपनी ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से आंखें कवर कर लेते हैं। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती है, ऐसा ही कुछ जैसे हम गोगल्स लगा देते हैं ना, जब हम स्कूबा डाइवर्स को देखा अपने ग्लास लगा देते, तो ये इनका एक परमानेंट ग्लास है। जैसे ये पानी में जाते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनकी आंखों को कवर कर देती है ताकि पानी में ये अच्छे से देख पाए। तो हमें ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये बताती है कि हम भी कभी पानी में रहे होंगे, तभी है बची हुई। अब हम धरती पर आते हैं तो उसका कोई काम नहीं है, इसलिए ये अवशेषी हो गई। ठीक है, एक और भी लिख सकते हैं आप, सी, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं उसको? परिशेषिका। परिशेषिका, अपेंडिक्स। क्या है अपेंडिक्स? सुना होगा आपने, उसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया। कि हमारी जो आहार नाल है, बड़ी आंत बना देती हूँ डायरेक्टली मैं, पूरी आहार नाल नहीं बना के, यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं वही परिशेषिका या अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे किसी काम की नहीं है, वेस्ट है, लेकिन इसका ये होना हमें ये बताता है कि हम में कभी वही पूंछ वाला हिस्सा या अपेंडिक्स रही होगी, जो कि पूर्वजों में मिलती है हमें। पुराने जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे सीकम का आपने सुना होगा, सीकम हमें मिलती है, लेकिन सीकम हमें रिड्यूस है, अवशेषी अंग है, क्योंकि सीकम का काम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है, और वो सिर्फ लोअर कैटेगरी के एनिमल जो घास फूस खाते हैं उनमें सीकम होती है। वहां पे सेल्यूलोज के बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज को पाचित कर देते हैं। तो हमें अवशेषी अंग के रूप में सीकम मिलती है, क्योंकि हम तो भाई घास फूस नहीं खाते ना, सारा खाना पचा के, मतलब पका के खाते हैं और बाकी पचा लेते हैं, तो हमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें सीकम प्लस अपेंडिक्स भी क्या है, एक अवशेषी अंग काम करती है। और बताती हूँ आपको, आपके ये कर्णपटल, कर्णपटल जो आपको याद रह जाए, इसलिए बहुत सारे बता रही हूँ, एनसीईआरटी में एक दो दे रखे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर पिन्ना मसल्स। पिन्ना किसको कहते हैं पता है ना, ये जो आपके कान का ये है ना जो मुड़ता रहता है, इसको पिन्ना कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो कर्णपटल ही कहते हैं। ठीक है, और मसल्स, कर्णपटल की पेशियां। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने कानों को ऐसे ऐसे, मेरे तो नहीं हिल रहे, ऐसे ऐसे हिला पाते हैं, है ना, हम नहीं हिला पाते। क्यों? क्योंकि हम कभी ना कभी ऐसे जानवर रहे होंगे, जैसे एलिफेंट है, अपने कानों को ड्रिंग 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 हिला पाता है ना। तो हम कभी ना कभी ऐसे रहे होंगे कि कुत्ते रहे होंगे, तो कुत्ते की आपने देखा आवाज आती, कान पटक खड़े हो जाते हैं, ऐसे हम में भी कभी खड़े होते होंगे सुन के। धीरे धीरे हमारे क्या है, अब उसकी कमी अवशेषी अंग के रूप में रह गया, क्योंकि हमारे अंदर मध्य कर्ण और जो ड्रम है, एयर ड्रम है, वो विकसित हो गया। प्लस हमारी ये शेप ऐसा हो गया कि डायरेक्ट साउंड वेव्स, यानी कि आवाज जो है वो हमारे कानों से टकरा के डायरेक्ट अंदर चली जाती है, तो हमें ऐसे कान खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए कहावत भी है, कान खड़े करना। आखिर हमारे होते नहीं है कान खड़े। ठीक है, तो ये जो है, ये कान की जो
कर्ण पिन्ना है, पेशियां, ये भी किसका उदाहरण है? अवशेषी अंग का उदाहरण है। और क्या बताएं आपको? चलो इतने बहुत है, मेरे ख्याल से काफी हो गए हैं, ये भी हैं, फिर मैंने और दो चार और बता दिए। ठीक है, चलो अभी एक चीज है जो मैं आपको अभी समझा देती हूँ बढ़िया से। एक वर्ड आप सुनेंगे कहीं, एटाविज्म, जिसको हिंदी में बड़ा फेमस नाम है इसका, पूर्वानुरूपता। पूर्वानुरूपता, भाई इंग्लिश हिंदी वाला तो बहुत ही खतरनाक है। पूर्वानुरूपता मतलब पूर्वजों के समान रूप आ जाना, उसको क्या बोलते हैं? एटाविज्म। एटाविज्म क्या है कि कई बार हमने पढ़ा कि हम में सारे अंग अवशेषी है, लेकिन कई बार प्रकृति में ऐसा कोई म्यूटेशन हो जाता है कि हम, यानी इंसानों का ही एग्जांपल मैं लूंगी, जानवरों में भी होता है, लेकिन हम जस्ट हमारे एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि हम में हमारे पूर्वजों के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे अगर आपने कहीं सुना हो, काफ़ी फेमस ऐसी जैसी बातें हैं कि कोई ऐसा जो बच्चा है, शिशु है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें पूंछ निकल आई। ठीक है, शिशु में क्या निकल आई? पूंछ निकल आई। हालांकि वो पूंछ जो है वो डॉक्टर काट देते हैं जन्म के समय, है ना। और ये पूंछ का निकलना क्या सिद्ध करता है कि हम में कभी ना कभी पूंछ रही होगी, क्योंकि हमारे पास वो कॉर्डल वर्टिबल तो है ही, उससे निकल गई होगी पूंछ। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं। वही मैंने कहा कि हमारे कुछ जो है वो कान को हिला पाते हैं, मसल्स को, तो वो भी क्या है? पूर्वानुरूपता है, मतलब एटाविज्म है कि ये जो है वो पूर्वजों के समान, कुत्तों के समान अपने कान हिला पाते हैं, एलिफेंट के समान। ऐसे ही कई बार हमें अपेंडिक्स बढ़ जाता है, जैसा मैंने कहा, तो फिर वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इनको क्या बोलते हैं? पूर्वानुरूपता, कि किसी न किसी कारणवश वर्तमान जंतु में उसके पूर्वजों के लक्षणों का अचानक उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है? पूर्वानुरूपता। हालांकि एनसीईआरटी में ये कहीं नहीं है, पर वही कहीं क्वेश्चन एक दो बार मैंने देखा हुआ है, इसलिए आपको बता दिया। अच्छा, एक अक्कल दाढ़ का आना भी हमारा अवशेषी अंग है, क्योंकि अक्कल दाढ़ मतलब वो पीछे जो चौड़ी सी दाढ़ होती है, जो 20-25 साल बाद हम में आती है ना, वो क्या होती है? वो पुराने एनिमल जो घास फूस खाते थे उनमें चबाने के लिए, जुगाली करने के लिए हुआ करती थी। अब हम तो जुगाली करते नहीं है। हालांकि जब हमें हमारे पूर्वज याद आ जाते हैं तो हम च्युइंगम चबा के चालू कर देते हैं। ये प्रूफ करता है कि आप भी जुगाली करा करते थे, इसलिए आपको शौक आता है ऐसे च्युइंगम चबाने का। ठीक है, तो क्या हो सकता है? ये एक अक्कल दाढ़ आना भी हमारा क्या है? अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो कहीं आपने सुना होगा बच्चों में, हाँ, एक जो है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे जो मेल है, यानी कि जो पुरुष है, पुरुष में मेमोरी ग्लैंड नहीं होती, लेकिन कई बार उत्परिवर्तन के वक्त उनमें जो है वो दुग्ध ग्रंथियां विकसित हो गई। हालांकि ये डिजीज है ना, तो दुग्ध ग्रंथियां विकसित हो गई। ये भी क्या है? पूर्वानुरूपता, कि पुराने जो हमारे मंकी थे या जो हमारे पूर्वज रहे होंगे उनमें मेल और फीमेल दोनों में दुग्ध ग्रंथियां होती थी। तो ये भी आना है क्या है? दुग्ध ग्रंथियों का। एक जो है वो कई बार आपने डिजीज के बारे में सुना होगा जिसपे पूरे शरीर पर बाल ही बाल होते हैं, जिसको मंकी मैन भी बोलते हैं। ये सब डिजीज है बेटा, उत्परिवर्तन के कारण हो जाती है। लेकिन सॉरी, मंकी लिख दिया मैंने, मंकी मैन। अगर आपने सीआईडी देखा है तो जरूर देखा होगा, मैंने देखा है। उसमें एक केस आया था जिसमें एक आदमी को एक बीमारी थी, बीमारी का नाम मैं भूल गई हूँ, वो मंकी मैन, उसके मतलब ऐसे पूरे बॉडी पे ऐसे बाल ही बाल सब जगह। और फॉरेन में भी एक दो ऐसे हैं, रियल में भी हैं, जिनके ऐसे बाल ही बाल पूरे शरीर पे मंकियों जैसे दिखते हैं। तो ये भी क्या है? पूर्वानुरूपता का उदाहरण है। ये भी हमें सिद्ध करते हैं कि हम वहां से आए हैं। तो कई बार हम में वो लक्षण अचानक प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हमारी याद आ जाती है तो वो हमें दिखने लग जाते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको हम ख़त्म करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही ख़त्म होता है, और इसी के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।